हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम पार्ट 3 के बारे में। इसमें हम समझेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। साथ ही साथ हम समझेंगे स्टिमुलस, नर्व इम्पल्स और उसके मैकेनिज्म के बारे में। तो शुरू करते हैं स्टिमुलस से। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज द चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में, वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो स्टिमुलस है, क्योंकि उसी की वजह से होता है। इट इज़ डिफाइंड एज एन एजेंट। अब जो स्टिमुलस है उसको हम एक एजेंट भी बोल सकते हैं और एक इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव, जो प्रभाव डालता है, और एक्ट या कोई एक्ट विच ब्रिंग अबाउट द रिस्पॉन्स इन एक्साइटेबल टिश्यू। तो ये जो स्टिमुलस है, जो कि एक एजेंट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है या एक्ट हो सकता है, ये क्या करता है? ब्रिंग अबाउट द, ये क्या लेके आता है? रिस्पॉन्स। कहाँ पे? इन एक्साइटेबल टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ होते हैं या जो एक्साइटेबल टिश्यूज़ होते हैं उनमें कुछ रिस्पॉन्स लेके आता है स्टिमुलस। टाइप ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। देर आर 4 टाइप ऑफ स्टिमुलस विच कैन एक्साइट अ लिविंग टिश्यू। स्टिमुलस 4 टाइप के होते हैं जो कि किसी भी लिविंग टिश्यू को स्टिमुलेट करते हैं, उद्दीपित करते हैं। कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है मैकेनिकल स्टिमुलस, जिसमें पिंचिंग, कुछ चुभ रहा है आपको, कुछ टच हो रहा है आपको। सेकंड है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, इलेक्ट्रिसिटी से स्टिमुलेट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक, कभी करंट लग जाता है आपको। थर्ड है थर्मल स्टिमुलस। थर्मल स्टिमुलस मतलब ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, कुछ भी ठंडा या गर्म। फोर्थ है केमिकल स्टिमुलस। कोई भी केमिकल सब्सटेंस आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे कि कुछ ये जो बाम वगैरह आप यूज़ करते हैं, झंडू बाम या कुछ और, तो आपको स्किन पर ठंडा लगने लग जाता है, कुछ केमिकल्स होते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी एसिड है, एसिड से आप जल जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई केमिकल आपको स्टिमुलेट करता है, सेंसेशन देता है, या हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो मेनली 4 टाइप के स्टिमुलस होते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस। टू एक्साइट अ टिश्यू द स्टिमुलस मस्ट पोसेस 2 कैरेक्टर्स, नेमली। किसी भी टिश्यू को एक्साइट करने के लिए स्टिमुलस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या क्या है? इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, या तो स्टिमुलस पावरफुल हो, या ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक स्टिमुलेट कर रहा है, तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो पाएगा। नर्व इम्पल्स एंड प्रॉपर्टी। अब नर्व इम्पल्स को आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से समझने के लिए। जैसे कि आपके कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, टीवी है, तो आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही वो बल्ब या जो ट्यूबलाइट है वो रोशनी देने लग जाती है, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ? आपने स्विच ऑन किया तो वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी की इम्पल्स उस बल्ब या हम बोले उस ऑर्गन तक पहुंची, इसलिए उसने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स को समझते हैं अब। एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग अ नर्व फाइबर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। नर्व इम्पल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है दैट ट्रेवल, जो कि ट्रेवल करता है कहाँ से? अलोंग अ नर्व फाइबर इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। नर्व फाइबर के थ्रू ये ट्रेवल करता है। जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी वायर थे ना, ठीक वैसे ही नर्व फाइबर होते हैं, वायरिंग टाइप का। तो नर्व फाइबर से ये ट्रैवल करता है इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जब भी कोई स्टिमुलस आता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है नर्व फाइबर के थ्रू। ठीक, एंड सर्व टू ट्रांसमिट अ रिकॉर्ड ऑफ सेंसेशन, या हम बोलेंगे सर्व करता है, काम करता है कैसे? ट्रांसमिट अ रिकॉर्ड ऑफ सेंसेशन। जो स्टिमुलस है उसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, सेंसेशन जनरेट किया, वो सेंसेशन को या उस सेंसेशन के रिकॉर्ड को ट्रांसमिट करता है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम अ रिसेप्टर, एक रिसेप्टर जो कि सिग्नल रिसीव कर रहा है वहाँ से ब्रेन तक कर सकता है, और एन इंस्ट्रक्शन टू एक्ट टू एन इफेक्टर, या जो ब्रेन सिग्नल देता है, मोटर सिग्नल देता है टू एक्ट टू एन इफेक्टर। जैसे कि हम बात करें कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो ब्रेन ऑर्डर देगा कहाँ पे? पैनक्रियाज को, कि वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट करें।
इंसुलिन सीक्रेट करेंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रॉम अ रिसेप्टर और एन इंस्ट्रक्शन टू एक्ट टू एन इफेक्टर, ब्रेन से जो भी नर्व गई है पैनक्रियास तक, वो नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या जो इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स है, उसको लेकर जाएंगे पैनक्रियास तक। पैनक्रियास तक वो इम्पल्स गई और उसने इंसुलिन सीक्रेट किया। इंसुलिन सीक्रेट किया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया। तो ये होता है नर्व इम्पल्स। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि ट्रैवल करता है नर्व फाइबर के थ्रू इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस है उसके रिस्पॉन्स में। साथ ही साथ हम ऐसे ही बोलेंगे कि ये रिकॉर्ड ऑफ सेंसेशन है, उसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम रिसेप्टर। आपको कुछ चुभा तो वो सिग्नल जो है वो आपके ब्रेन तक गया, या हम बोलेंगे एन इंस्ट्रक्शन टू एक्ट, ब्रेन ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कोई काम करने के लिए, तो वो काम होगा थ्रू नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स और इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी थी, तो प्रॉपर्टी एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली जो है वो है एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेड होना। एक्साइटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू द इरिटेशन और स्टिमुलेशन। एक्साइटेबिलिटी क्या है? रिएक्शन, एक्शन जो होता है उसके अगेंस्ट रिएक्शन होता है। तो एक्साइटेबिलिटी क्या है? रिएक्शन है और रिस्पॉन्स है ऑफ टिश्यू टू द इरिटेशन और स्टिमुलेशन, यानी कि टिश्यू में कोई भी इरिटेशन होता है या कोई भी स्टिमुलेशन होता है, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ में कोई रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। इट इज़ फिजियोकेमिकल चेंज। अब ये जो एक्साइटेबिलिटी है फिजियोकेमिकल चेंजेस है, चेंज होते हैं। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि आप जब भी नेल कट करते हैं तो आपको दर्द नहीं होता है, आप अपने हेयर कट करते हैं तो आपको दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके हेयर्स और नेल्स में नर्व सप्लाई नहीं है, इसी वजह से नर्व सप्लाई नहीं है, साथ ही साथ वो कुछ उसमें एक्साइटेबिलिटी भी नहीं होती है, इसी वजह से आपको पेन नहीं होता है। तो एक्साइटेबिलिटी क्या है? एक ये रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है टिश्यू का किसी भी प्रकार के स्टिमुलेशन या इरिटेशन के लिए। इस एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी में जब भी कोई स्टिमुलेशन होता है या इरिटेशन होता है तो कुछ फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं टिश्यूज़ में। अब ये है आपका एक नर्व है जो कि जिसको हम बोलेंगे लिटिल मिस एक्साइटेबल, काफ़ी एक्साइटेड है, खुश है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, कंडक्ट करना। आपको कोई बात अपने कॉलेज में फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड करनी है तो किसी एक फ्रेंड को एक वो बात बता दो और उसको बोलो कि ये किसी को मत बताना। कुछ समय बाद वो बात सबको मालूम चल जाती है, ठीक है, वो बात कंडक्ट हो जाती है, फैल गई, इधर से उधर चली गई एक डायरेक्शन में। ठीक वैसे ही कंडक्टिविटी है। द एक्शन पोटेंशियल इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व फाइबर एज नर्व इम्पल्स। अब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलेट किया, तो एक एक्शन पोटेंशियल, जैसे हम बोलते हैं ना, एक वेव जनरेट हुई। द एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द नर्व फाइबर। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये नर्व फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट होता है एज अ नर्व इम्पल्स। नॉर्मली इन द बॉडी द डायरेक्ट एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर इन ओनली वन डायरेक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो केवल एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट होता है। जैसे आप देखते हैं जो सड़क होती हैं, रोड होती हैं, टू वे होती हैं, वन वे होती हैं। टू वे मतलब इसमें आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। कुछ सड़क ऐसी होती है जिसमें केवल जा सकते हैं और किसी में से सिर्फ आ सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वन वे रोड, क्योंकि बस जा ही सकते हैं। तो ठीक वैसे ही जो एक्शन पोटेंशियल है नर्व फाइबर में केवल एक डायरेक्शन में ही ट्रांसमिट होता है या कंडक्ट होता है। अब जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपका बोर्ड है वहाँ से आपने स्विच ऑन किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और वो ट्रांसमिट होकर जो भी रिसेप्टर इंस्ट्रूमेंट है, बल्ब है, पंखा है, वहाँ तक पहुँचता है। तो एक वे में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक वैसे ही इम्पल्स भी वन वे डायरेक्शन में ही कंडक्ट होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। द रिफ्रैक्टरी पीरियड इज द पीरियड एट विच नर्व डज नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ये वो पीरियड है जब नर्व कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है स्टिमुलस को।
उस पीरियड को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस के बारे में। क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस मतलब कि जो स्टिमुलस है, किसी भी एक्साइटेबल टिश्यू को स्टिमुलेट करने के लिए दो क्वालिटी होनी चाहिए। पहली है इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ, दूसरा है ड्यूरेशन, कि वो स्टिमुलस इतना इंटेंसिटी, इतना पावरफुल तो हो कि वो जो एक्साइटेबल टिश्यूज़ हैं उनको एक्साइट कर पाए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाए। अगर स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी है या जो पावर है वो कम है या ड्यूरेशन कम है, तब हम या जो टिश्यू है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि आपकी स्किन पे अगर कोई कीड़ा या कोई चींटी चलती है तो आपको मालूम चल जाता है और आप उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसमें उतना इंटेंसिटी है कि आपकी स्किन को स्टिमुलेट कर रहा है। उससे भी छोटे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे ऊपर चलते हैं और हमको मालूम ही नहीं चलता है, क्योंकि उनमें उतना इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ नहीं होता है, हमको स्टिमुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये वो पीरियड है जब नर्व कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है स्टिमुलस को। अब स्टिमुलस में कुछ है, शायद पावर नहीं है या उनका ड्यूरेशन नहीं है, उसकी वजह से। कोई अगर सो रहा है और हम धीरे से फुसफुसाते हैं उसको जगाने के लिए, तो हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती है, या आवाज़ इतनी पावरफुल या इतनी जोर से नहीं होती कि उसको जगा पाए। तो यही जो पीरियड है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। ये समझ लीजिए नर्व है जो कि स्टिमुलेट नहीं हो रही है। समेशन यानी कि सम मतलब जोड़ना मिलना, या हम बोलेंगे संगठन में शक्ति है। व्हेन सब लिमिनल स्टिमुलस इज अप्लाइड, यानी हम बोलेंगे कम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस जो है वो अप्लाई करते हैं, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स इन द नर्व फाइबर। तो वो कम स्ट्रेंथ वाला जो स्टिमुलस है वो नर्व फाइबर में कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, स्ट्रेंथ कम है। हाउएवर इफ़ 2 or more subliminal stimulus are applied within a short interval of about 0.5 ms, लेकिन ये जो कम स्ट्रेंथ वाला स्टिमुलस था उसको अगर हम अप्लाई करते हैं, उन दोनों स्टिमुलस के बीच में बहुत कम समय है, बहुत कम फासला है, द रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज द सबलिमिनल स्टिमुलाई आर समड अप टुगेदर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कम स्ट्रेंथ वाले जो स्टिमुलस थे ये समड अप हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, और इनने मिलकर स्टिमुलेट करने की कोशिश की और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया। दिस इज़ नोन एज समेशन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं समेशन। अब जैसे कि हम देखें, ये राइट साइड में है, अकेला ही स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, पर वो तीनों मिलके करेंगे तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। इस थिंग को हम बोलते हैं समेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन यानी अडाप्ट करना, जिसको हम बोलते हैं अनुकूल हो जाना। वाइल स्टिमुलेटिंग नर्व फाइबर कंटिन्यूसली, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर इज मैक्सिमम इन द बिगिनिंग। नर्व फाइबर को अगर हम कंटिन्यूसली लगातार स्टिमुलेट करते हैं तो जो एक्साइटेबिलिटी है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, वो एक्साइटेबिलिटी मैक्सिमम में होती है, सबसे ज़्यादा होती है इन द बिगिनिंग, शुरुआती फेज में। लेटर द रिस्पॉन्स डिक्रीज स्लोली एंड फाइनली द नर्व फाइबर डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स एट ऑल। तो धीरे धीरे अगर लगातार हम स्टिमुलेट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, नर्व का जो रिस्पॉन्स देने का काम है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। एंड फाइनली द नर्व फाइबर डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स एट ऑल, और लास्टली वो नर्व फाइबर रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। जैसे कभी आप देखते हो, आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो कि कोई आपको गुदगुदी लगाता है, तो आपको बहुत गुदगुदी लगती है शुरू में, लेकिन लगातार लगाते रहते हैं तो फिर असर ही नहीं होता है। ये होता है अडाप्टेशन। लाइक ड्रग डोज, या हम जिसको बोलते हैं कि पेशेंट को पहले 20 mg ड्रग एक्शन करती थी, फिर उसके बाद लगातार हम देते रहते हैं तो 20 mg ड्रग से कोई एक्शन ही क्रिएट नहीं होता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज अडाप्टेशन और अकोमोडेशन। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं अडाप्टेशन और अकोमोडेशन। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। कभी ये पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, जहाँ पे मुर्गी पालन केंद्र जो होते हैं, जहाँ मुर्गियों को पाला जाता है, तो पोल्ट्री फार्म के आसपास आप जाएंगे तो आपको बहुत स्मेल आएगी, लेकिन वहाँ पर आप खड़े रहेंगे या कुछ समय बिताएंगे तो धीरे धीरे आपको स्मेल आनी बंद हो जाती है। क्यों? सेम रीज़न है।
वाइल स्टिमुलेटिंग नर्व फाइबर कंटिन्यूसली एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व फाइबर इज़ मैक्सिमम इन द बिगिनिंग। तो शुरुआत में क्योंकि नर्व फाइबर की जो एक्साइटेबिलिटी है ज़्यादा रहती है या वो मैक्सिमम नंबर में होती है, तो आपको बहुत तेज़ स्मेल आती है। लेकिन लगातार अगर आप उसी स्थिति में या वहीं पे बने रहते हैं तो धीरे 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 रिस्पॉन्स जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कभी अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जैसे ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं पहाड़ों पे, तो क्या होता है कि जो भी आपके कोच रहते हैं आपको पहले ऊंची जगहों पे ले जाते हैं और वहाँ पे एक दिन या 2 दिन वहाँ पर आपको रहने देते हैं कि आप रहिए वहाँ पे, वहाँ के माहौल में ढल जाइए। तो उसको हम बोलेंगे अडाप्टेशन या अकोमोडेशन। फिर लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इनफटीगेबिलिटी। फटीग मतलब होता है थकान। नर्व फाइबर थकते नहीं हैं। अ नर्व फाइबर कैन नॉट बी फटीग्ड इवन इफ इट स्टिमुलेटेड कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक भी अगर स्टिमुलेट करते जाएं तो ये फटीग नहीं होते, यानी थकते नहीं हैं। अडाप्ट हो जाएंगे, अडाप्टेशन हो जाएगा, लेकिन ये थकेंगे नहीं। द रीज़न फॉर दिस इज़ द नर्व फाइबर कैन कंडक्ट ओनली वन एक्शन पोटेंशियल एट टाइम। इसका रीज़न क्या है कि ये केवल एक एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करते हैं एक टाइम पे। मसल फाइबर गेट फटीग्ड इजीली व्हेन वी रन और स्विम। अब जैसे अगर आप थोड़ा कंपैरिजन करें नर्व फाइबर और मसल फाइबर के बारे में, तो नर्व फाइबर फटीग नहीं हो रहा, थक नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें मसल फाइबर की, तो मसल फाइबर जैसे कि जिनसे हमारी जो स्केलेटल मसल बनी हुई है, आप कभी भी रनिंग करेंगे, दौड़ेंगे, स्विमिंग करेंगे तो आप थक जाते हैं एक स्टेज के बाद। तो मसल फाइबर क्या है कि जो फटीग्ड हो जाते हैं, और नर्व फाइबर फटीग यानी कि थकते नहीं हैं। अब नर्व फाइबर में थकेगा नहीं, ये थकते नहीं हैं, भले ये अडाप्ट कर लें, रिस्पॉन्स ना दें, लेकिन ये थकेंगे नहीं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो हमने स्टिमुलस, नर्व इम्पल्स और उनकी प्रॉपर्टी, उनके बारे में बात कर ली है, समझ लिया है। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ प्राइमरी considered with the regulation of visceral function of the body, so it is also called vegetative or involuntary nervous system। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये इसका काम क्या है, जितने भी विसरल फंक्शन है यानी कि जितने भी ऑर्गन हैं हमारे, उनको कंट्रोल करना या उनको रेगुलेट करना। अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो आप समझ लीजिए ये ऑटोमेटिक है, ये इनवॉलेंट्री है, हमारी इच्छा से काम नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप काम करेगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इसलिए इसको हम वेजिटेटिव या इनवॉलेंट्री अनैच्छिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। डिवीजन ऑफ ANS फ्रॉम एन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। अगर हम देखें एनाटॉमिकली, देखें स्ट्रक्चर वाइज, या फिजियोलॉजिकली यानी कि फंक्शन वाइज, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। तो ANS को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपैथेटिक डिवीज़न, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं पर हैं नहीं, तो हम समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। The sympathetic nervous system prepare the body for fight and flight response during any potential danger। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये आपको कोई जो भी एक्साइटेड कंडीशन जो होती हैं, जब आप लड़ते हैं या आप गेम खेलते हैं जहाँ पे आपको ख़तरा होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रिपेयर करते हैं, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं ऐसी कंडीशन से लड़ने के लिए। The sympathetic nervous system prepare the body for fight or flight response during any potential danger। On the other hand, the parasympathetic nervous system inhibit the body from overworking and restore the body to a calm and composed state। और पैरासिम्पैथेटिक इसका उल्टा काम करता है, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट द बॉडी
इनिबिट मतलब स्लो करना, कम करना। फ्रॉम ओवर वर्किंग, ज़्यादा वर्किंग नहीं करने देंगे आपको, नहीं करने देता है। रिस्टोर द बॉडी टू काम, और बॉडी को काम क्वाइट स्टेट में लेके जाता है। जब भी आप लड़ते हैं, गुस्सा होते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। जब सब रिलैक्स हो जाता है तो वो काम क्या है, रिलैक्स कराने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। एनर्जी स्टोर करके रखेगा, बचा के रखेगा, काम क्वाइट स्टेट में आपको लेके जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्ट द बॉडीज रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। जब भी कोई डेंजरस या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं, किसी से झगड़ा हो गया है, कोई टेंशन हो गई है, कुछ बुरी खबर आपने सुन ली है, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे फर्स्ट ईयर का पहला, तब आपकी यही कंडीशन होने वाली है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। A flash flood of hormones boost the body's alertness and heart rate, sending extra blood to the muscle। तो क्या होगा यहाँ पर, जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन क्या होते हैं वो हम लेटर आगे यूनिट्स में समझेंगे। तो हार्मोन्स का एकदम बाढ़ आ जाती है उनकी। बूस्ट द बॉडीज़ अलर्टनेस, बॉडी एकदम अलर्ट हो जाती है, क्या चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सेंडिंग एक्स्ट्रा ब्लड टू द मसल, और जितना ब्लड रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ब्लड मसल्स को देने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन सप्लाई स्मूथ मसल फाइबर ऑफ ऑल द विसरल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, हार्ट, लंग्स, ग्लैंड्स, विसरा। अब जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ये सप्लाई करता है स्मूथ मसल फाइबर ऑफ ऑल विसरल ऑर्गन। अब जो विसरल ऑर्गन है ये स्मूथ मसल से बने होते हैं, तो उनको ये सप्लाई करता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ग्लैंड हो गया, विसरा। तो कहने का मतलब ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि जब आपका फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, लड़ने के लिए आपको तैयार करता है। ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपको एकदम लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है, जोश बढ़ा रहा है अंदर। फिर सेकंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब वहाँ पर सब बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर और सप्लाई सब कुछ। यहाँ पर क्या है, उसका उल्टा होगा, क्योंकि नॉर्मल बीच में लेके आना है, ना कम ना ज़्यादा। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। अभी क्या है, रेस्ट और डाइजेस्ट, आराम करो, पचाओ, जो भी समस्या है उसको पचा लो और आराम करो। एज इट फंक्शन टू कंजर्व द बॉडीज नेचुरल एक्टिविटी। अब ये कंजर्व यानी बचा के रखता है जो बॉडी की नेचुरल एक्टिविटी है, क्योंकि सिंपैथेटिक में सब कुछ बढ़ रहा था, ब्लड सप्लाई भी बढ़ रही थी, हार्ट रेट बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। एंड रिलैक्स द इंडिविजुअल वंस एन इमरजेंसी हैज़ पास्ट। जैसे ही इमरजेंसी निकली, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, जो डेंजरस सिचुएशन थी, वो निकल गई, तब आप रिलैक्स कर लेते हैं। कभी अगर आप विदाउट टिकट जर्नी करेंगे और जैसे ही टीसी आएगा ट्रेन में, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, घबरा जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कौन से डिब्बे में है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। जैसे ही वो उतर गया, निकल गया, आपका टिकट चेक नहीं करा, वो दूसरे डिब्बे में चला गया, तब आपका पैरासिम्पैथेटिक, या वो ट्रेन से उतर गया, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपको रिलैक्स करा देगा कि अब इमरजेंसी जो थी वो जा चुकी है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू डिक्रीज अराउजल। अभी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये अराउजल को, जो अलर्टनेस थी उसको डिक्रीज कर देता है। अब हमने जब नर्व की बात की थी तो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व की बात की थी, है ना। तो अब यहाँ पे समझिए, द क्रेनियल पोर्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है उसका जो क्रेनियल पोर्शन यानी जो क्रेनियल नर्व है, इन ब्रेन स्टेम इनर्वेट द, ब्रेन स्टेम से जो नर्व्स निकल रही हैं, क्रेनियल नर्व, वो कहाँ पर नर्व सप्लाई कर रही हैं, द ब्लड वेसल ऑफ द हेड, नेक एंड मैनी थोरेको एब्डोमिनल विसरा। थोरेक्स एब्डोमेन के विसरा को, हेड को और नेक को सप्लाई कर रहे हैं। द सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो सैक्रम लोअर सेगमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, द सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इनर्वेट, यानी इनर्वेट मतलब नर्व सप्लाई कर रहा है वहाँ पे, कहाँ पे कर रहा है, द स्मूथ मसल्स फ्रॉम forming the wall of viscera and gland such as large intestine, liver, spleen, kidney, bladder, genitalia etc। तो क्रेनियल और स्पाइनल सेगमेंट हैं, ये अलग अलग एरिया को सप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में बताया है।
ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपको कहता है रिलैक्स, कोई समस्या नहीं है, टेंशन जा चुकी है, रिलैक्स हो जाइए, काम क्वाइट हो जाइए। अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न जो है, इसमें कौन सी नर्व क्रेनियम से क्रेनियल नर्व्स हैं या कौन सी स्पाइनल नर्व है उनको देख लेते हैं। तो सिंपैथेटिक डिवीज़न में 12 थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व होती हैं, तो 12 थोरेसिक और फर्स्ट 2 लंबर सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व है 3rd, 7, 9, 10 और सैक्रल है 2, 3, 4, ये पैरासिम्पैथेटिक में आती है। ये डायग्राम है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। लेफ्ट साइड में देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व से और राइट साइड में सिंपैथेटिक नर्व है। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल 3, 7, 9, 10 ये जो ऊपर से आ रही हैं, और नीचे देखिए सैक्रल 2, 3, 4 ये सप्लाई कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। फिर राइट साइड में देखेंगे सिंपैथेटिक में हमने देखा था 12 थोरेसिक और अपर 2 सेगमेंट ऑफ लंबर। तो ये 12 जो है T1 से लेकर T12 तक और L1, L2 ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिवीज़न है, ये इनको सप्लाई करते हैं। तो हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक उसके बारे में समझ लिया है और स्टिमुलस नर्व इम्पल्स के बारे में भी समझ लिया है। कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट क्लास रहे वो लास्ट रहे इस यूनिट की, जिसमें हम बात करेंगे CSF, कंपोजिशन, सर्कुलेशन, फंक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्सेस के बारे में, और ऑटोनोमिक फंक्शन जो कि पेन और ऑटोनोमिक लर्निंग एंड बायोफीडबैक इसके बारे में। थैंक यू।